अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के दिन स्टूडेंट हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था दी एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो आज के दिन हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को हमने डिस्कस करना है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को समझने से पहले हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी समझना पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमसे पहले ये सवाल किया जा सकता है कि एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लिया और प्रोटॉन भी पढ़ लिया, तो आज न्यूट्रॉन की बारी पहले ये पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था जेम्स चैडविक। इन्होंने 1932 के अंदर आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के थ्रू न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था, बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम एक एलिमेंट है, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करी थी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव रेज होती हैं। अब ये क्या होती हैं रेडियो एक्टिव रेज, या हम इसके बारे में भी आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर बात करने वाले हैं। तो उन्होंने बेरिलियम के ऊपर, ये बेरिलियम था, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी। जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी तो ऐसे एक ऐसा पार्टिकल वजूद में आया जिसका यूनिट मास था, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और उस पार्टिकल के बराबर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो आप इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं बेरिलियम पे जब अल्फा पार्टिकल्स ने, अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। हीलियम का और अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास सिमिलर है। तो हीलियम कहते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। अल्फा पार्टिकल्स ने जब बेरिलियम को स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया किस चीज के अंदर, कार्बन के अंदर कन्वर्ट होगा, और बहुत सारी एनर्जी रेज निकली जो कि न्यूट्रॉन के एक पार्टिकल के बराबर थी, जिसका मास क्या है, यूनिट 1, और साथ में चार्ज जो है वो उसका 0। इक्वेशन के एतबार से आप देखेंगे पूरी इक्वेशन बैलेंस है। कैसे याद रखेंगे? 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 + 0 6, और 9 + 4 13, 12 + 1 13। आप इस तरह करके इक्वेशन याद कर सकते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ रिएक्शन क्या थी? इसके अंदर हुआ क्या था, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था। इस प्रोसेस के अंदर हमने अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया था, तो उसके मुनासबत से इसको कहा जाता है अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन। अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन, ठीक है ना। अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है। इसका मास हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.67 एक्सपोनेंशियल -27 kg। न्यूट्रॉन जो है 1842 टाइम्स हैवियर है एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर, यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है। और फिर हमने एक लेबल डायग्राम बतानी है जिसके अंदर हम अल्फा पार्टिकल्स, बीटा और गामा पार्टिकल्स की सेपरेशन को शो करें। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है, आप समझ लें कि हमारे पास ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल किस वजह से होता है? अनस्टेबल इसलिए इसलिए होता है क्योंकि उस न्यूक्लियस का वजन बहुत ज्यादा होता है, हैवी मास बहुत ज्यादा होता है। और हैवी मास क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा है, ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो, तो वो आ, उनके पास 82 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, फिर उससे कहीं ज्यादा न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से उस न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में रहने वाले जो पार्टिकल्स उनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो जिससे न्यूक्लियस का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। जब अनस्टेबल हो जाएगा तो उसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे टकराएंगे, धक्कम पेल होगी, जिसकी वजह से एमिशन होगी, रेडिएशंस बाहर निकलेंगी। और जब ये न्यूक्लियस के टूटने की वजह से, डिसइंटीग्रेशन की वजह से, ये जो एनर्जी रेज बाहर निकलती हैं, हम इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा बता रहे हैं द प्रोसेस इन विच इमिशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स की इमिशन हो, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है, इनकी इमिशन हो, यानी कि ये सारे पार्टिकल्स रेडिएशंस बन के बाहर निकलना शुरू हो जाए, रेडिएशंस की फॉर्म में ये बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। और ये जो रेज निकली ये कहलाएंगी रेडियो एक्टिव रेज। दो टाइप की रेडियो एक्टिविटी होती है, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो है जो खुद से होती है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को हम करवाते हैं। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है? वही जो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, कि हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का टूटना, डिसइंटीग्रेट होना, उसका तबाह होना, एक स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होने के लिए विद द इमिशन ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस के बाहर निकलने के साथ साथ होता है ये वाला प्रोसेस। तो इसलिए ये प्रोसेस कहलाता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी।
अब सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेस हमने स्टूडेंट समझना है। देखो इसको समझने के लिए हमारे पास एक ये समझ लें, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो इधर एक लेड ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये पूरा का पूरा, और उसको हमने रखा हुआ है लेड के कंटेनर के अंदर। हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड के कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने एक कैविटी दी हुई है, यहाँ से कुछ रास्ता दिया हुआ है जहाँ से इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से कुछ रेस निकल के ऊपर की तरफ आएंगी। जब ऊपर की तरफ आएंगे तो हमने बराबर में एक इलेक्ट्रोड रखा है जहाँ पे जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और दूसरा इलेक्ट्रोड रखा है जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखें, जैसे ये रेस ऊपर की तरफ आएंगी तो कुछ रेस पहले तो सीधी सीधी आ रही थी, लेकिन जब ऊपर की तरफ आएंगी तो कुछ रेस जो है वो कहाँ मुड़ जाएंगी, वो मुड़ जाएंगी कैथोड की साइड पे, यानी नेगेटिव प्लेट में मुड़ जाएंगी। इसका मतलब ये कि उन रेस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसी रेस को कहा गया अल्फा रेस, पॉजिटिव चार्ज वाली। और कुछ रेस ऊपर आते हुए जैसे उनको पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब उन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट पे डिफ्लेक्ट हो गए। ऐसी रेस को जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उनको नाम दिया गया बीटा रेस। और जिन रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं था वो बिल्कुल सीधी सीधी चली गई, और ऐसी रेस को जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, वो किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं, उनको कहा गया गैमा रेस। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करा था। रदरफोर्ड यूज्ड अ सिंपल मेथड फॉर द डिटेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ दीज रेडिएशंस। रदरफोर्ड ने एक सिंपल मेथड यूज किया था इन रेडिएशंस को सेपरेट करने के लिए, इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। उसने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक पीस लिया और उसको लेड के बॉक्स के अंदर रख दिया यहाँ पे। अब ये जो रेज हैं स्टूडेंट्स, इनको अलाउ किया गया कि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास थ्रू हो, ठीक है। जब ये पास थ्रू हुई तो हुआ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थ्री डिस्टिंक्ट लाइंस हमें देखने को मिली, तीन वाज़ेह लाइंस हमें देखने को मिली फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जब हमने इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास किया तो रेडिएशन स्प्लिट हो गई तीन टाइप की रेस के अंदर। कुछ रेस जो है वो नेगेटिव पोल की तरफ जा रही थी, इसका मतलब ये कि उन रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इनको कहा गया अल्फा रेस। जो पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड हो रही थी, इसका मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उनको कहा गया बीटा रेस। और जो अनडिफ्लेक्टेड रही, किसी भी तरफ नहीं मुड़ी, उनको कहा गया गैमा रेस, वो न्यूट्रल रेस थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा और गैमा रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फा रेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, अल्फा रेस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास और हीलियम का मास बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो 0.01 मिलीमीटर से ज्यादा थिक मेटल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकते। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांगली आयोनाइज कर सकते हैं, इनकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये किसी भी गैसियस एटम को या मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर सकते हैं। ये आयोनाइजिंग पावर इनकी बीटा पार्टिकल से 100 गुना ज़्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, इनकी वजह से फॉग प्रोड्यूस होता है, यानी कि धुंध बनती है जब ये फोटोग्राफिक प्लेट से टकराते हैं। तो अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बीटा पार्टिकल का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। बीटा पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, वो ज्यादा अंदर तक घुस सकता है। बीटा पार्टिकल जो है वो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर सकता है, लेकिन इसकी आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में 100 गुना कम होती है, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स जो है वो ये भी फॉग बनाते हैं, धुंध बनाते हैं जब ये फोटोग्राफिक प्लेट से टकराते हैं। तो गैमा रेस की बात करें तो गैमा रेस नॉन मटेरियल इन नेचर है, यानी कि ये वेव नेचर होते हैं, मटेरियल इन नेचर नहीं होते। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह से ही बिहेव करते हैं, जैसे कि एक्स रेस बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं। इन रेस की अगर बात करें तो ये रेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते, और उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, इनका कोई फिजिकल मास नहीं होता। ये 100 गुना ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं बीटा रेस के मुकाबले में, लेकिन हम इसको लेड शीट से, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ लेड शीट से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। गैमा रेज जो होते हैं वो, इनकी आयनाइजिंग पावर बहुत कम होती है अल्फा पार्टिकल से, बहुत ही कम, और बीटा पार्टिकल्स के मुकाबले में बहुत ही कम होती है इनकी आयनाइजिंग पावर, यानी कि गैसेस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इनकी स्पीड की, इनकी वेलोसिटी की, तो इनकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्टूडेंट, आज के दिन हमने रेडियो एक्टिव रेस के बारे में पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। आज के दिन हमारा ये जो लेक्चर था यहाँ पे इख्तिताम पसीर होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को, जो कि है शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।